हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर PYQ एनालिसिस सीरीज। तो आज जो है हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, राजस्थान पॉलिटी के, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है इस पर्टिकुलर सीरीज का। इसके बाद में हमने 2013 से 24 तक के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस है, चाहे से वो इंडियन पॉलिटी हो या फिर वो राजस्थान पॉलिटी हो, हमने वो कवर कर दी है। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हमने सब चीजें कवर करी हैं और विद न्यूआंस कवर करी हैं। हमने इस पर्टिकुलर सीरीज से सीखा है दैट वी आर नाउ अवेयर ऑफ द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चंस which are being asked by RPSC। आरपीएससी का जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वो हम उससे बाखुदा वाकिफ हो चुके हैं, राइट। हम लोगों ने उसको देख लिया है। पॉलिटी के अंदर कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं, ये जो अपन ने ट्रेंड देखा है इस पूरी सीरीज के अंदर, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाहर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स जो है वो और ध्यान में रखने पड़ेंगे, और करंट अफेयर्स का जो भी टॉपिक्स हैं वो भी इन्हीं से रिलेटेड चीजें आएंगी। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है उसी से रिलेटेड आपका करंट मिक्स करके पूछेंगे वो। ठीक, तो इसके बाद में आपको ये समझ में आ गया है कि पॉलिटी से किस तरीके से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से करना है। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके पॉलिटी के होने वाले हैं। 2013 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस ही हमारे पास आज, क्योंकि इतने ही क्वेश्चंस थे उसके अंदर, सो वी विल बी डिस्कसिंग देम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व अ बिल passed by the legislature for the reconsideration of president of India। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, राइट। हमने पहले भी आंसर करे हुए हैं। हमें पता है कि कौन से बिल्स रिजर्व कर सकता है गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इफ इट इज इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर वो पर्टिकुलर जो प्रोविजन है, वो पर्टिकुलर जो बिल है, वो डायरेक्टली अपोज कर रहा है आपके किसको, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? दीज आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है हमारा किसको, हमारी स्टेट को, हमारी गवर्नमेंट को, कि भाई जब भी आप कोई पॉलिसी बनाओगे, जब भी आप कोई भी पॉलिसी बनाओगे, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हम आपको दे रहे हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं और फिर अपनी पॉलिसी को बनाना है। ठीक है, और ये जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये क्या इंश्योर करते हैं? दे इंश्योर अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, they ensure what? They ensure a welfare state। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। If the bill passed by state legislature is of grave national importance। अब जाहिर सी बात है कि हमारा इंडिया जो क्या है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। सो इंडिया क्या है, इंडिया की सिक्योरिटी, पूरे इंडिया की सिक्योरिटी इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, ठीक है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, वो चीज के बारे में स्टेट बिल लेकर आ रही है, तो अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है तो उसको जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रोक सकता है। ही हैज दैट डिस्क्रिशनरी पावर टू रिजर्व दैट पर्टिकुलर बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, इफ इट एंडेंजर्स द पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट। क्या बोल रहा है ये, कि अगर वो बिल जो है वो हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करता है। हमें पता है हमारी जो जुडिशरी है, उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, राइट। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो आपका लेजिस्लेचर है उसके अपने पावर्स है, आपके एग्जीक्यूटिव के अपने पावर्स है, जुडिशरी का अपना पावर है, राइट। सो यहाँ पर अगर कोई भी बिल ऐसा है जो हाई कोर्ट की पावर को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, तो उस बिल को गवर्नर बाखुदा रिजर्व कर सकता है फॉर दी consideration of the president। okay, so this statement is also absolutely correct। next statement देखते हैं हम, if the bill deals with the compulsory acquisition of property under article 31(3) of the Indian constitution। क्या बोल रहा है ये, it is talking about your right to property, जो कि अब क्या बन गया है, आपका एक constitutional right बन गया है, that is article 300A के तहत, right। आर्टिकल 300A के तहत इट हैज बिकम योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, योर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट। तो उसके लिए अगर कोई बिल बन रहा है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, सो दैट बिल हैज टू बी रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उस बिल को रिजर्व कर सकता है। ठीक है, चारों ऑप्शंस हमने देख लिए। अब हम क्या देख रहे हैं, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व अ बिल
passed by the legislature for consideration of the president of India. मतलब इनमें से कौन सी जो सिचुएशंस है, इनमें जो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, वो कौन रिजर्व कर सकता है? गवर्नर रिजर्व कर सकता है। किसके लिए? किसके कंसिडरेशन के लिए? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो चारों जो चीजें हैं, चारों केसेस के अंदर गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, यस और नो? सो द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल in all 4 cases. So our correct option will be option number 4. That is A, B, C and D. Okay. All right. I hope you have understood what the question was trying to ask you and how we have answered this question. ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? हमने इंडियन पॉलिटी में भी डिस्कस किया था, राजस्थान पॉलिटी के अंदर भी हमने ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है। Next question. Consider the following regarding the meaning of allegation. Regarding the meaning of allegation under राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट। आपको पता है हमारे राजस्थान में लोकायुक्त है, राइट? लोकायुक्त क्या करती है? इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी करप्शन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन के केसेस को जो कि कोई पब्लिक अथॉरिटी कमिट करता है, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक वर्ड है, क्या वर्ड है वो? एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? आरोप, ठीक है? मतलब जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस लगे, जो भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं। तो एलिगेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है? एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है? सबसे पहला देखते हैं हम। इट मीन्स एनी एफर्मेशन दैट सच पब्लिक सर्वेंट हैज अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज सच टू ऑब्टेन any gain or favor himself or any other person or to cause undue harm or hardship to other person. Absolutely correct. ये क्या कहना चाह रहा है कि allegation का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी affirmation, कोई भी ऐसा claim जो कि क्या बोल रहा है कि एक पब्लिक सर्वेंट ने अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो पोजीशन है एज अ पब्लिक सर्वेंट, उसको अब्यूज करके या तो खुद के लिए कुछ फायदा किया है या फिर किसी और को कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश की है या फिर किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, किसी के लिए हार्डशिप्स लेकर आया है, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर चीज एलिगेशन ऑब्वियसली होती है, ठीक? तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक आईएएस ऑफिसर या एक आरएएस ऑफिसर है, ठीक है? अब वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के किसी एक इंसान को परेशान कर रहा है, किसी का टेंडर पास नहीं होने दे रहा है या किसी का और कोई भी एक्सवाइजी सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको हम एज एन एलिगेशन जो है मानेंगे, ठीक है? उसको हम एज एन एलिगेशन क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। एनी एक्शन और फेलियर टू टेक एक्शन इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट फॉर सम एडवांटेज। मतलब अपने खुद के फायदे के लिए कोई ड्यूटी ना करना। ये तो अपन यहाँ तो क्या है, यहाँ तो एक्शन हो रहा है, ठीक है? एक्शन हो रहा है या तो अपने फायदे के लिए, किसी और के फायदे के लिए या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खुद के फायदे के लिए ड्यूटी ना करना, दैट इज ऑल्सो एन एलिगेशन अंडर योर लोकायुक्त एक्ट, यस और नो? कि अगर किसी भी तरीके का करप्शन होगा, ये तो फर्स्ट तो ये आ गया आपकी करप्शन की कैटेगरी में। सेकेंड आपका किसकी कैटेगरी में आ गया? सेकेंड आ गया आपका मैल एडमिनिस्ट्रेशन की कैटेगरी के अंदर। ये भी दो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, बट अगर हम मोटे तरीके से देखते हैं सो दिस कम्स इन अंडर योर मैल एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई कोई भी एक्शन को नहीं करना ताकि या तो आपको खुद को फायदा हो या फिर किसी और को उस चीज से फायदा हो रहा हो, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो अंडर योर एलिगेशन इन द लोकायुक्त एक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पब्लिक सर्वेंट वॉज actuated in the discharge of his functions as public servant by personal interest or improper or corrupt motives। मतलब कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो लेना, ठीक है, दैट जिससे उसके पर्सनल इंटरेस्ट सर्व हो या फिर कोई भी उसके जो करप्ट मोटिव्स हैं वो पूरे हो सके, ठीक है? सो पब्लिक सर्वेंट अगर इस तरीके का कोई भी एक्शन या अपने लिए कोई भी ऐसा चार्ज लेता है, सो दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज योर एलिगेशन। दिस कैन ऑल्सो बी एन एलिगेशन इन योर लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट। नेक्स्ट, पब्लिक सर्वेंट इज गिल्टी ऑफ करप्शन
or lack of integrity in his capacity as such public servant. This is very direct. What it is saying, that the public servant, he was guilty. He was guilty of what? He was guilty of corruption and what? Lack of integrity. Integrity समझते हैं ना आप लोग? क्या होती है integrity? Integrity is your, क्या आप सोच रहे हो और क्या आप कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? सिमिलैरिटी होनी चाहिए. ये नहीं हम सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, या कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं. नहीं, हम जो सोच रहे हैं हमें वही करना है. दैट इज व्हाट? दैट इज योर इंटेग्रिटी ऑफ एक्शंस, राइट? मन में हमने सोच लिया कि नहीं यार घूस लेना पाप है, मैं तो घूस नहीं लूंगा ये, और जैसे ही आप फील्ड के ऊपर गए आपने देखा यार मौका है, आपने घूस ले ली फटाक से. सो दैट पर्सन इज व्हाट? That person lacks integrity. Okay, whereas there is the other person जिसने अपने मन में सोचा हुआ है कि नहीं यार घूस लेना मना है, मैं नहीं लूंगा, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, and there comes a situation, उसके सामने 1 करोड़ रुपए है. अब 1 करोड़ रुपए देख के तो हर कोई फिसल जाएगा, yes or no? But a person with strong integrity, जिसने अपने दिमाग में वो चीज सोच रखी है कि मैं नहीं फिसलूंगा, तो वो उस चीज को देखकर नहीं फिसलेगा, चाहे से कितना भी बड़ा अमाउंट हो उसके सामने. So that is a person of integrity, where your actions and your mindset, your thought process are in the same line. That person is a person of integrity. क्या बोल रहा है ये? कि public servant जो है, he is guilty of corruption and what? And he lacks integrity. ठीक है? तो that particular situation also comes under your allegation. ये भी एक meaning है allegation का. इन सभी points के ऊपर एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर कार्यवाही हो सकती है, ये सब आरोप लग सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर द मीनिंग्स ऑफ व्हाट? आर द मीनिंग ऑफ एलिगेशन अंडर व्हाट? अंडर योर राजस्थान लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट. ऑलराइट, सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? A, B, C and D. Your fourth option is the correct option. I hope you have understood. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? हमने हर एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझा है और हमने हर एक स्टेटमेंट का अच्छे से जवाब दिया है. ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग हाई कोर्ट बेंच एट जयपुर. पता है आप सब लोगों को हाई कोर्ट की जो एक बेंच हमारे कहां पर है? जयपुर के अंदर है. ठीक, सबसे पहला देखते हैं. The permanent bench of High Court of Rajasthan was established in 1977. Absolutely correct. Yes or no? जो आपकी परमानेंट बेंच थी किसकी? हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान की, वो कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी? कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1977 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी. कहाँ हुई थी? हमारे जयपुर के अंदर. राइट, आगे चलते हैं. The order for establishment of permanent bench was made by the governor of Rajasthan. Now you yourself think, आप खुद सोचो कि क्या गवर्नर ऑफ राजस्थान के पास इतनी पावर है कि वो क्या कर सकता है? एक परमानेंट बेंच को सेटल कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट. उसके ऑर्डर से थोड़ा ना होता है ये सब चीजें. इट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, गवर्नर इज इन्वॉल्व, नो डाउट. ठीक है, आपके जो चीफ जस्टिस होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, नो डाउट. बट द ऑर्डर, व्हाट इज इट सेइंग? दैट द ऑर्डर must be given by the president. So your second statement becomes what? It becomes wrong. All right, I hope you have understood. आगे चलते हैं next statement की तरफ. The order was made for establishment of bench under State Reorganization Act of 1956. जो order बना था कि भाई एक bench establish होगी, वो कब बना था आपका? कौन से एक्ट के तहत बना था? It was under your State Reorganization Act of 1956. This statement is absolutely correct. ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. जयपुर बेंच हैज नॉट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ प्रिंसिपल बेंच. किसी ने कहा भाई ये कहाँ लिखा हुआ है ये? सो दिस स्टेटमेंट इज समथिंग बोगस, राइट? क्योंकि जयपुर की जो बेंच है वो फुल फ्लेजेडली उसका खुद का एक जुरिस्डिक्शन है. तो किसने कहा दैट इट इज नॉट गिवन द स्टेटस ऑफ प्रिंसिपल बेंच? दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यस और नो? आगे चलते हैं. अब हमने देख लिया फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग है. ठीक है, तो कौन कौन सी करेक्ट है हमारी? ए और सी. ए और सी देखो कहां पर लिखा हुआ है. सेकेंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द क्वेश्चन वाज ट्राइंग टू से टू यू, और हमने उसको किस तरीके से टैकल करने की कोशिश करी है। ठीक है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसकी जयपुर की जो बेंच है वो क्या प्रिंसिपल बेंच क्यों नहीं होगी भाई? क्यों नहीं होगी? कोई इसमें सेंस ही नहीं है, क्योंकि अपनी जो बेंच है वो पूरे उसके फंक्शंस हैं और फुल फ्लेजेड कोर्ट है वो अपने खुद की जुरिस्डिक्शन के साथ में। द स्टेटमेंट स्टैंड्स टू बिकम रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही है। इसके साथ आपके जितने भी पॉलिटी के पीवाईक्यूज हैं वो सब हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो सीरीज को जो है बहुत ऑनेस्टली फॉलो करते हुए आए हो तो आपको 110% एक वो मिलने वाला है, आइडिया मिलने वाला है कि भाई हमने एग्जैक्टली आरपीएससी का पैटर्न जो है वो कंप्लीटली एनालाइज कर लिया है, और हमें ये भी पता चल गया है कि अगर इस साल वो कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो अगले साल उस टॉपिक से रिलेटेड कैसे वो क्वेश्चन पूछ सकती है। हमने देखा था वो कौन सा क्वेश्चन था, एक ग्राम सेवा अधिकारी वाला, याद हो तो अगर आपको, ग्राम सेवा अधिकारी का क्वेश्चन एक बार उसका एक्ट पूछ लिया, दूसरी बार उसका सेक्शन पूछ लिया कि भाई वो जो चेंज हुआ वो कौन से एक्ट में हुआ और वो जो चेंज हुआ उसका सेक्शन कौन सा था। तो टॉपिक सेम था, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग था। तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है। एनालाइज करो पीवाईक्यूज जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको ट्रेंड पता नहीं चलेगा, अंधाधुन पढ़ाई करते रहोगे, बस रिजल्ट नहीं आएगा। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है आप लोगों को तो आपको रिजल्ट ड्रिवन अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलते हैं, जब आप जो है एग्जाम की डिमांड को समझते हो और फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी सप्लाई करते हो, वही बच्चे जो हैं वो क्लियर करते हैं इस एग्जाम को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाओ, लिंक के ऊपर अपने लिए एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर करो, काउंसलिंग के लिए आओ, जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं हम सॉल्व करेंगे उसको कंप्लीटली फ्री। काउंसलिंग सेशन जो है वो कंप्लीटली फ्री है, कोई आपको उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके डाउट्स हैं आओ आराम से पूछो, जो भी हम क्लियर कर पाएंगे हम वो सब आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वाज द मोटिव ऑफ दिस सीरीज, and I hope कि maximum students are benefited from it, and all the best for your preparation. Thank you so much.